नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन डिपो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने परसों से ही एक नई श्रृंखला चालू की है, जिसका उद्देश्य आपको आपकी तैयारी से अवगत कराना और आपकी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग देना है। उम्मीद है ये सीरीज़ आपकी तैयारी में और बेहतर साबित होगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान की स्थिति, तो स्थिति के आधार पर राजस्थान शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में स्थित है। कहाँ पर है? शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में, मतलब यहाँ पर शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में। और जलवायु वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है मेनली, एक तो सामान्य और दूसरा व्यक्तिगत। सामान्य वर्गीकरण 5 प्रकार का होता है और इसका आधार वर्षा के आधार पर, ठीक है ना। 5 प्रकार ये दे रखे हैं आपके, आप चाहें तो मैप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। और व्यक्तिगत वर्गीकरण दिया है, एक तो कोपेन ने, एक ट्रीवार्ता और एक थॉर्नवेट। तीनों ने 4-4 प्रकार बताए हैं और इनके आधार कोपेन के अनुसार वनस्पति वर्षा तापमान, ट्रीवार्ता का आधार है वर्षा और थॉर्नवेट का आधार है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, ठीक है ना। इसके बाद जलवायु के निर्धारण का मुख्य आधार क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर। क्या होता है? तापमान, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, राजस्थान जलवायु प्रदेश कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने 4 भागों में बांटा है, ये उसके 4 भाग हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी डिटेल दे रखी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। इसके अलावा थॉर्नवेट और ट्रीवार्ता, इन दोनों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, मैप दिया हुआ है, ठीक है, आपके सुविधा के लिए। चलते हैं अगला। ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक तापमान है, देखिए, स्थान आ जाए तो वह है फलोदी जोधपुर और जिला आ जाए तो वह होगा चूरू। स्थान और जिले को विशेष रूप से फोकस करके रखें, है ना। छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े रिजल्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है, ठीक है ना। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान, देखिए, स्थान तो है माउंट आबू और जिला सिरोही, सर्वाधिक में फलोदी और जिला चूरू। इसमें स्थान माउंट आबू और जिला सिरोही। इसके अलावा सर्वाधिक तापांतर, तापांतर किसे कहते हैं? निश्चित समय में अधिकतम एवं न्यूनतम ताप के अंतर को तापांतर कहा जाता है। तो वार्षिक तापांतर तो आ जाएगा तो वो हो जाएगा चूरू, और अगर दैनिक तापांतर आए तो वो आएगा जैसलमेर। इसके अलावा मानसून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मानसून मूल शब्द मौसम से मिलकर बना है। मौसम शब्द अरबी भाषा से लिया गया है और मानसून शब्द का जनक कौन है? अल मसूदी। वैसे तो मानसून शब्द का जनक है हिप्पोलस। कौन सा है? हिप्पोलस। पर भारत में हवाओं को मानसून नाम दिया था अल मसूदी ने, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर होता है। मानसून, देखिए, भारत और राजस्थान के मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले, बाकी इसको भी देख लीजिए। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। उत्तर में जाएंगे 23.5 डिग्री तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में आते ही मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी में आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की औसत वर्षा, तो राजस्थान की औसत वर्षा है 57.27, यानी कि 57 से 58 के बीच में राजस्थान की औसत वर्षा, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। उपोष्ण पर्वतीय वन जिस जिले में पाए जाते हैं वह है उपोष्ण पर्वतीय वन। उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं मित्रों सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला किस जिले में स्थित है? मौसम विभाग की वेधशाला, तो वेधशाला है जयपुर में। इसको 1875 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और बाद में यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था और कहाँ चली गई थी? जब जयपुर हवाई अड्डे सांगानेर। कहाँ पर? जयपुर हवाई अड्डे सांगानेर में। कब ट्रांसफ़र हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1947 को, 25 अक्टूबर 1947 को कहाँ चली गई थी? जयपुर हवाई अड्डे सांगानेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सीधी किरणें तथा सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है? तो देखिए, सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है गंगानगर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ऑब्वियसली बात है, अरबी भाषा के शब्द से मौसम से उत्पत्ति हुई है। मौसम का अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर है? तो वही 57 से 58 सेंटीमीटर, तो 57.27। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7वां, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून कहाँ पहुँचता है? अरब सागरीय मानसून कहाँ पहुँचता है? तो देखिए, अरब सागरीय मानसून पहुँचता है बांसवाड़ा में। कहाँ पहुँचता है? बांसवाड़ा में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान कितना रहता है? तो राजस्थान का औसत तापमान ग्रीष्मकालीन ऋतु में वो रहता है 38 डिग्री सेल्सियस। कितना? 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का बरकोयांश किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सिरोही को। जबकि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान यही है बरकोयांश के, जो कहाँ पर है? रूस में। कहाँ पर है? रूस में। और राजस्थान का बरकोयांश कहते हैं सिरोही को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। ग्रीष्म ऋतु में बहेगी तो बहेगी, ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि धरातल पर अत्यधिक तापमान से वाष्पीकरण होता है, जिस कारण हवाओं की मात्रा में कमी हो जाती है और फिर समुद्र से लहरें उठकर स्थल की ओर जाने लगती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? तो वह है 5। आपको शुरू में मैप में दिखाई दिया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। तो समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मावठ संबंधित है। तो मावठ किसे कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से। किससे संबंधित है? पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। चलते हैं, पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बाढ़ आएगी बालोतरा में। कहाँ पर आएगी? बालोतरा में। कहाँ पर आएगी? बालोतरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मानसून की खोज किसने की थी? तो मानसून की खोज की थी हिप्पोलस ने। ये एक अरबी नाविक था, लेकिन भारत की हवाओं को मानसून नाम दिया था अल-मसूदी ने। यह भी अरबी नाविक था। दोनों अरबी थे, ठीक है ना मित्रों, दोनों अरबी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में सीली क्या है? सीली पौष माह में चलने वाली हवा, तूफान, सर्दियों में होने वाली बारिश या मिठाई। तो ये है पौष माह में चलने वाली हवा, क्या बोलते हैं इसे? सीली, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है?
सर्वप्रथम प्रवेश, तो सर्वप्रथम प्रवेश करता है केरल में। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आम्र वर्षा है आम का टपकना, आम की बारिश होना, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, असम में होने वाली वर्षा। तो आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना? तो पहले ही बता दिया, मौसम से। कैसे बना है? मौसम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। जेट उच्च स्तरीय वायु संचरण होता है। उच्च स्तरीय वायु संचरण को क्या कहते हैं? कहाँ होता है ये? जेट स्ट्रीम में, चक्रवातों में, उष्णकटिबंधीय अभिसरण तंत्र में और प्रति चक्रवातों। तो ये होता है जेट स्ट्रीम में। किसमें होता है? जेट स्ट्रीम में। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम को समझ लेते हैं थोड़ी सी देर। देखिए, जेट स्ट्रीम, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? सौर मंडल की ऊपरी सीमा में 8 से 12 किलोमीटर, 8 से 12 किलोमीटर, यानी कि अपने वायुमंडल के ऊपर 8 से 12 किलोमीटर में क्या होती है इसकी उत्पत्ति। दिशा क्या रहती है इसकी? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व दिशा क्या रहती है? पश्चिम से पूर्व। इसके अलावा इसकी गति, इसमें हवाओं की गति कितनी रहती है? 240 किलोमीटर। कितनी रहती है? 240 किलोमीटर। इसके अलावा इसकी खोज कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, तो इसमें क्या है, जो एयरफोर्स थी यूएस की, अमेरिका की, वो जापान पे परमाणु बम गिराने गई थी। तो जैसे ही वो वापस आई तो उनको थोड़ा सा फोर्स महसूस हुआ था। ठीक है ना। और इसका आकार क्या रहता है? सरिता या नदी के समान लहरदार। कैसा रहता है? लहरदार। और आयाम कितना रहता है? 6500 किलोमीटर। यानी कि यह ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में कितनी ऊपर चली जाती है? 6500। और नीचे भी कितनी चली जाती है? 6500 किलोमीटर। ठीक है ना। और इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो विषुवतरेखीय, एक शीतोष्ण और एक ध्रुवीय। विषुवतरेखीय जेट स्ट्रीम को बोलते हैं व्यापारिक पवनी, शीतोष्ण को बोलते हैं पछवा और ध्रुवीय को बोलते हैं पूर्वा। जिनमें सबसे अधिक पावरफुल होती है शीतोष्ण। कौन सी? शीतोष्ण या पछवा पवनें सबसे अधिक खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। ठीक है ना। चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जेट स्ट्रीम चलती है, तो ये चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेट स्ट्रीम किसके कारण 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है? तो किसके कारण हो जाती है? ये हो जाती है तिब्बत के पठार के कारण। तिब्बत के पठार के कारण ये 2 भागों में बढ़ जाती है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, चलते हैं आगे। ला नीना की परिस्थितियां विकसित होने पर भारत के मानसून में क्या परिवर्तन होता है? तो ला नीनो में क्या होता है? भारत में मानसून प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है। और एल नीनो में क्या होता है? मानसून कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट औसत से अधिक तापमान हो जाने को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एल नीनो। क्या बोलते हैं? एल नीनो। थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। क्या है ये? देखिए, ये है ला नीना और ये है एल नीनो। ठीक है ना। एल नीनो की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व और ला नीना की होती है पूर्व से पश्चिम।
ठीक है, देखते हैं क्या होता है अल नीनो। अल नीनो का मतलब स्पेनिश भाषा में छोटा लड़का होता है। यह प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म पानी की उपस्थिति के जलवायु प्रभाव का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका मछुआरों ने दिया है। इसका सबसे प्रमुख असर यही होता है कि इससे व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती है और यह गर्म पानी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटों की ओर जाता दिखाई देता है। इस गर्म पानी के कारण प्रशांत महासागर में चलने वाली पवनें अपनी स्थिति से दक्षिण की ओर जाने लगती है। ठीक है ना। और ला नीना क्या होता है? ला नीना अल नीनो का उल्टा होता है। ठीक है मित्रों, तो अपने प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस इसे शेयर करना भी ना भूलें ताकि हम आपके लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।